नमस्कार, डीडी हिमाचल के सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं रिनाउंड पर्सनालिटी से, ऐसे फेमस कलाकारों से जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर काफ़ी मेहनत करके अपना नाम समाज में कमाया और ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल किया है। जी हाँ, हमारा आज का विषय है कलाकृतियों द्वारा हिमाचली संस्कृति, कला, वेशभूषा की एक झलक। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे प्रसिद्ध चित्रकार से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी छवि, अपनी पहचान राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उपलब्ध की है। रंगों के बिना हमारी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी होती है और चित्रकार वो व्यक्ति होता है जो अपने कला, अपने रंगों से, अपने विभिन्न माध्यमों से हमारी ज़िंदगी में अनेकों रंग भर देते हैं और जिससे हमारी ज़िंदगी बेहद खूबसूरत हो जाती है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसे ही कलाकार से जो हिमाचल की संस्कृति को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं दीप धनंजय जी से, जो कि आगे बढ़ रहे हैं, संस्कृति को बढ़ा रहे हैं और जानते हैं कि किस तरह से वो कला के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है धनंजय जी। जय भोलेनाथ। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके परिवार में कौन कौन है, आपका जन्म कहाँ हुआ है? मैं बेसिकली ज़िला कुल्लू से, भुंतर कस्बे से, थोड़ा सा पीछे गांव शिकारी में मेरा जन्म हुआ है जी। भुलंग पंचायत से आता हूँ मैं जी। और मेरे परिवार में माता पिता, भाई भाभी, धर्मपत्नी और 2 बच्चे हैं मेरे। जी जी। और अगर हम आपकी स्कूलिंग की बात करें, कॉलेज लाइफ की बात करें, तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है? मेरी प्रारंभिक शिक्षा जैसे ही हमें मतलब गांव से थोड़ा सा शहर की तरफ लेके आए बचपन में माता पिता, तो अंबेडकर स्कूल से मेरा आंगनबाड़ी के अंदर निकला था उस टाइम प्राइवेट में। वहाँ से मेरी नर्सरी क्लास हुई है। उसके बाद फिर पिडमॉन्ट एजुकेशन सोसाइटी आपके भुंतर में, उस स्कूल से मेरा LKG से लेकर आप 6th तक मेरी शिक्षा हुई। उसके बाद मैं 7th to 9th में स्नोर वैली पब्लिक स्कूल बजौरा, आजकल देखा होगा आपने, नाम चल रहा है उस स्कूल का भी। जी जी। उस स्कूल में मैं 9th तक पढ़ा। उसके बाद मुझे कोई SBM ले गया 1 साल के लिए, सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल भुंतर से। जी। फिर मेरा जो +1 +2 है वो भुंतर स्कूल से रहा है। फिर उसके बाद फिर GDC कुल्लू का सफ़र, तो 1 साल GDC कुल्लू में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुल्लू में किया। उसके बाद मैंने ये फ़ाइन आर्ट का शौक़ तो मुझे बचपन से ही था, पेंटिंग का करना ही था मुझे इसी में। फिर MIT यूनिवर्सिटी में मेरी सिलेक्शन हुई थी, तो वहाँ पे मैंने 1 सेमेस्टर किया। उसके बाद वहाँ पे कई कारणवश ड्रॉप किया। फिर वहाँ से मैं वापस GDC कुल्लू आया। फिर 2nd ईयर मैंने GDC कुल्लू में किया। फिर मैं HPU में आया था इधर। उस टाइम में फ़ाइन आर्ट्स का BFA का नया निकला था, गवर्नमेंट ने निकाला था। फिर वो किसी कारणवश वो भी बंद हुआ। फिर से मैं GDC कुल्लू फाइनल ईयर के लिए गया। फिर मैंने फाइनल ईयर उधर किया। फिर जाके मैंने चंडीगढ़ में BFA किया फिर से। जी। फिर MFA उसके बाद चलता रहा आराम से। जी। तो आप वैसे बहुत ही खूबसूरत जगह कुल्लू से हैं और आपकी चित्रकला भी उतनी ही खूबसूरत है। मैं जानना चाहूँगी कि आपका इस चित्रकला की तरफ ही रुझान क्यों हुआ? चित्रकला की तरफ रुझान बचपन से ही शौक़ था कुछ। जिस टाइम मेरे को लगता है कि कुछ जीन में ही कुछ अंदर से ही पेंटिंग का बहुत लगता था कि कलर बहुत अच्छे लगते थे मुझे। तो जिस टाइम मैं नर्सरी में था तो LKG UKG में आपने देखा होगा कोई बुक्स वगैरह कलर फिलअप करने के लिए आती हैं, तो मुझे उसमें कलर फिलअप करने के लिए बहुत अच्छा लगता था। मतलब मैं इस तरह से कलर फिलअप करता था उसमें कि लगे कि ये एकदम
इसमें कोई निशान नहीं है, ये पोस्टर है बिल्कुल। वाह क्या बस वहाँ से कुछ शौक, ऐसे रंग इतने अच्छे लगने लगे कि रंगों के बिना दुनिया बड़ी अधूरी सी लगने लगी। उस टाइम जितनी कर भी सोच थी, तो पढ़ाई की तरफ कम ध्यान और पेंटिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान था। जी। हम स्क्रीन पे भी देख रहे हैं आपकी बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग, हमारे दर्शक भी उसे निहार रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगी, जब हम रंगों की बात करते हैं और ये चित्रकला एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ी कला है, तो आपने इसको अपने आप को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या किया? इसको बेहतर बनाने के लिए जैसे धीरे धीरे मैं कलर मुझे अच्छे लगने लगे। मैं अभी भी कह रहा था आपसे कि मुझे कलर फिलअप करने का बहुत शौक़ था जी। अच्छा, फिर उसको 2D कैसे, मतलब इसको कलर शेडिंग कैसे किया जाए, फिर कुछ टाइम तो पता नहीं चला। फिर एक बार की बात है कि मतलब मेरे पिताजी चंडीगढ़ जाते रहते थे, वहाँ पे उन्होंने देखा था कि कोई आर्टिस्ट है उधर, सुरेंद्र नाम का आर्टिस्ट था, वो बड़े खूबसूरत स्केच बनाता था। तो उस टाइम 50 रुपए का स्केच बिकता था वहाँ पे। तो मैं काफ़ी छोटा था, 7th क्लास में पढ़ता था। तो मुझे उन्होंने तो उधर देखा था कि भाई ऐसा ऐसा मेरे बेटे को भी शायद शौक़ है बहुत ज़्यादा पेंटिंग में, देखते हैं उसको कोई ऐसी चीज़ दिखाते हैं। फिर वो घर आए, उन्होंने मुझे कहा कि तुझे मैं चंडीगढ़ ले चलता हूँ घूमने के लिए, घुमाने के लिए। तो वो ले गए। तो जैसे ही मैं सुखना लेक पहुंचा, मुझे नहीं बताया था कि यहाँ पे कोई आर्टिस्ट है, ये है वो है। तो वो सुरेंद्र आर्टिस्ट जो था वो बड़े खूबसूरत स्केच बना रहा था। फिर मैं जैसे ही सुखना लेक पे पहुंचा तो मैं बड़ा उसको देख के वहाँ पर मतलब शॉक्ड रह गया, यार ऐसे भी कोई आर्टिस्ट, हाँ जी, मतलब जो एकदम उसको बिल्कुल हुबहू उतार रहे हैं कागज़ों पे। फिर वो बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे पूरा दिन खड़ा रहा उधर। तो वैसे वो आर्टिस्ट बड़ा रूडली जैसे उनका बिहेव था, तो वो किसी को यहाँ पे दाएं बाएं खड़ने नहीं देते थे। अच्छा। फिर मैं खड़ता रहा, मैं खड़ा, फिर उन्होंने देखा कि यार कब से खड़ा तो है इधर, तो मुझे नहीं कहा उन्होंने कि आप यहाँ से जाओ। तो फिर लास्ट में जाके शाम जैसे होते होते पूछा उन्होंने, बेटा आप यहाँ पे खड़े हो तब से लेकर मैं देख रहा हूँ, क्यों खड़े हो, क्या बात है? मैंने कहा मुझे आपकी जो स्केचिंग है मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो मुझे शौक़ है, तो आप कैसे करते हो, क्या मुझे आप सिखा सकते हो? तो वो रूडली नेचर के फिर पता नहीं कैसे बोला ठीक है। वो बोलते इसके लिए शौक़ होना चाहिए। मैंने कहा शौक़ तो मुझ में है बट लेकिन इसको करते कैसे? मैंने कहा वो चीज़ मुझे सिखाओ आप। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि इसमें ये शीट लगती है, ये कलर्स, ये पेंसिल लगती है, स्टेडलर की पेंसिल। तो फिर शाम को मार्केट बताई कि उस मार्केट में आपको ये चीज़ मिलेगी। तो हम फिर शाम को उस मार्केट में गए, तो वो सामान लेके आए। फिर मैंने फर्स्ट अमिताभ बच्चन का और जवाहरलाल नेहरू का मैंने फर्स्ट पोर्ट्रेट बनाया था उस टाइम पे, स्केच बनाया था जी। तो एक बुक मैंने ली, उसको देख के मेरे को थोड़ा सा लगा कि किस तरह से स्केचिंग करनी चाहिए। फिर धीरे धीरे खुद प्रैक्टिस करता गया। और इसमें SD वर्मा जी, सुखदास वर्मा जी मेरे गुरुजी हैं जी। तो उन्होंने भी मुझे पेंटिंग, वो हमारे कुल्लू से ये कला कुटीर जम्मूट में उनका निवास स्थान है, अब तो इस दुनिया में नहीं है। वो काफ़ी अच्छी ऑयल पेंटिंग करते थे, तो वहाँ भी मुझे पापा ले गए थे। फिर वहाँ से भी मैंने कुछ गेन किया अपने आप को, तो उनका आशीर्वाद भी रहा। वो कहते थे बेटा करते रहो, बस इसमें खुद आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर इस तरह से धीरे धीरे मतलब ये चलता रहा। फिर धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे आगे चलते गए तो सिकंदर गुरुजी, गुरु विजय बिस्वाल जी, रघुनाथ साहू जी, प्रफुल्ल सावंत जी, रजत बांदोपाध्याय जी, तैपवन रॉय जी, जैसे ऐसे ऐसे कई आर्टिस्ट हैं। मैं सबको स्क्रीन पे इस टाइम नहीं ले पा रहा हूँ, बट लेकिन इन सब का सपोर्ट फिर धीरे धीरे मुझे गाइडेंस ये
चलता रहा। नहीं, आपने बहुत अच्छा बताया कि किस तरह से आपकी ये शुरुआत हुई। एक छोटे से बच्चे के रूप में आपने सीखा, इंस्पायर हुए और बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद आज आप यहाँ पहुँचे हैं। हमने काफ़ी स्क्रीन पे भी आपकी उपलब्धियाँ देखी, आपके न्यूज़पेपर की जो कटिंग्स हैं उससे भी हमें पता चला कि आपने कितनी उपलब्धियाँ हासिल की हैं ज़िंदगी में। मैं जानना चाहूँगी, जब हम स्कूल कॉलेज की बात करते हैं तो क्या आप हमेशा से एक आर्टिस्ट ही बनना चाहते थे या उस टाइम था कि कुछ और बनूँ, कहीं और रुझान था कभी? मेरा यह तो ज़्यादातर तो मेरा पेंटिंग आर्टिस्ट ही बनना मेरा मतलब रुझान था इस तरफ, क्योंकि मुझे वही चीज़ अच्छी लगती थी। मैं ये सोचता था कि पेंटिंग करके ही मुझे पैसे मिलते तो बहुत अच्छी बात होती, मैंने और कुछ ज़िंदगी में करना नहीं था जी। मैं पढ़ने में भी काफ़ी मतलब ढीले किस्म का इंसान था, मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, मुझे पेंटिंग ही अच्छी लगती थी। पेंटिंग अभी भी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं आपकी बहुत सुंदर सी कलाकृतियाँ बनाई हुई, बड़े प्यारे से रंग हैं जो हमारी खूबसूरत सी सुबह को और रंगीन बना रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब हम आपकी कलाकृतियों की बात करते हैं, इन पेंटिंग्स की बात करते हैं, अगर आपको अपने शब्दों में अपनी कला को बयान करना हो तो क्या कहेंगे आप? मैं अपनी कला को बयान करना इस तरह से चाहता हूँ कि देखिए, इस चीज़ को यहाँ तक पहुँचाने में मेहनत बहुत लगती है जी। और एक बात ये मैं आपके माध्यम से सभी के सामने रखना चाहता हूँ कि जो शौक़ है इंसान के अंदर वो कभी अपना मारना नहीं चाहिए। बिल्कुल। शौक़ ही आपको सब कुछ देगा। अगर आपके अंदर किसी चीज़ की आपको अच्छा लगता है कुछ करना, आपका शौक़ है, आपका इंटरेस्ट है, बट मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा लगती है। शौक़ को प्रोफेशन बनाना मतलब ये बहुत लंबा सफ़र है जी। और कहते हैं कि मंजिल तो खूबसूरत होती है बट रास्ते जैसे मर्जी हो कोई बात नहीं, उबड़ खाबड़ कुछ भी हो सकता है, बट लेकिन वो शौक़ के रास्ते वही होते हैं, वही मंजिल होती है। तो मेरा यही मोटो रहा है कि मैं पेंटिंग से ही ज़िंदगी में सब कुछ करना चाहता हूँ। जी, आपने बहुत खूबसूरत बात कही धनंजय जी कि ज़िंदगी में अपनी हॉबीज़ को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसा माध्यम है जो हमें सबसे ज़्यादा खुशी देता है। आप कुछ भी कर लें ज़िंदगी में, लेकिन अगर आपका दिल खुश नहीं है तो आप उस पैसे, उस तरक्की का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो आगे बढ़ना है तो अपनी हॉबीज़ को भी आगे बढ़ाएं और उनके साथ जुड़े रहें हमेशा। मैं बात करना चाहूँगी, कई तरह के पेंटिंग्स का रूप है, मीडियम्स हैं, ऑयल पेंटिंग है, आपकी कलर पेंटिंग है, वाटर कलर्स हैं आपके पास, हम बात करते हैं एक्रेलिक पेंटिंग्स की, तो आप डिजिटल मीडियम्स भी अब तो आ गए हैं। आपका इनमें से कौन सा फेवरेट मीडियम है और क्यों है वो? जी, वैसे तो मेरा फेवरेट मीडियम ऑयल ही रहा है जी। और वाटर कलर भी मुझे अच्छा लगता है। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वाटर कलर, ये वाटर कलर की पेंटिंग है जी। इसमें मैंने मलाना को थोड़ा सा रिप्रेजेंट किया था। तो एक्रेलिक में भी काम अच्छा होता है, बट आज की डेट में कई मीडियम्स निकले हैं। मान लो डिजिटल पेंटिंग जो आप बता रहे हो जी। वो एक डिजिटली वर्क है, राइट। आप कंप्यूटराइज्ड कर रहे हो, लेकिन जो आप अपने हाथ से, अपने अंदर से निकली हुई चीज़ को जो हाथ से निकाल, मेरा शौक़ उस तरफ है ज़्यादा। जी, और ऑयल में मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करना, वाटर कलर में भी अच्छा लगता है, बट लेकिन फ़र्क ये है ऑयल का थोड़ा सा क्लियरिटी आपको बिल्कुल पॉलिश्ड लगेगी और जो वाटर कलर है वो थोड़ा सा रफ़ लगेगा, बट लेकिन वाटर कलर को उस जगह तक पहुंचाने के लिए अभी काफ़ी सारी मेहनत करने के लिए बची। जी। तो अगर हम बात करें कि सबसे चैलेंजिंग कौन सा मीडियम है पेंटिंग का, तो क्या कहेंगे आप? मेरी तरफ से मैम वाटर कलर है। वाटर कलर, बिल्कुल। इसमें काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं जो बहुत ज़्यादा डरते हैं इसको करने से। अभी तक बहुत प्रैक्टिस के बावजूद भी अभी तक वो लोग उस जगह तक नहीं पहुंचे। रिफाइन नहीं हो पाते। बिल्कुल। हम भी अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम भी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। जो रघुनाथ साहू जी, विजय बिस्वाल जी वाटर कलर बनाते हैं ना, वो अभी मुझे लगता है कि अभी शायद बहुत ज़्यादा समय लगेगा। कहते हैं ना, कला के लिए तो वैसे भी एक साधना है, जितनी आप साधना करते चले जाएंगे उतने बेहतर होते चले जाएंगे। वक्त लगता है इन चीज़ों में, आपको समय देना पड़ता है। जब आप ये पेंटिंग्स बनाते हैं धनंजय जी, तो आपके मन में उस टाइम क्या चलता है, क्या सोचते हैं आप और इस तरह की पेंटिंग्स बनाते हैं? मैं सोचता तो मुझे सबसे पहले तो मतलब एक
तप सा नज़र आता है इसमें, और फील करता हूँ मैं बहुत अच्छा। जैसे मान लो पुजारी पूजा में बिजी रहता तो उसको एक अंदर से बिल्कुल अपनी पूरी आत्मा को इसके साथ जोड़ के काम करता है, बस वैसे ही इसमें मतलब इसका मज़ा ही कुछ अलग से है। उसको फील करके ही बताया जा सकता है। मैं शायद मेरे पास कोई शब्द नहीं है बताने के लिए कि मैं बयां कर सकूं कि इसमें कितना मज़ा है। मतलब आपको अपनी कला में बहुत आनंद मिलता है, और ये एक तप है जो आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स भी दे रहा है। एक बात में और मुझे इसी तप के बारे में मुझे बताया था बिजली महादेव जी की पुजारी ने, मदन पुजारी जी ने, कि आपको मुझे कहा था कि आप पेंटिंग जब करते हो तो आप शिव की भक्ति करते हो। क्या बात है। ठीक है, तो आपको पूजा अर्चना करने की ज़रूरत नहीं, आप सच्चे मन से पेंटिंग कीजिए तो वो भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में समर्पित है। क्योंकि पेंटिंग अपने आप ही एक मेडिटेशन का काम करती है। आप संसार से बिल्कुल कट जाते हैं और सिर्फ एक तपस्या चल रही होती है जो हम देखते हैं आपके बेहतर रंगों से, चित्रकारी से। मैं जानना चाहूँगी कि अब यंगस्टर्स भी इस अगर लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सबके मन में ये ज़रूर ख्याल आता है कि क्या ये एक लाइन, जब हम आर्ट की बात करते हैं बहुत चैलेंजेस होते हैं, क्या यहाँ पे आय के साधन भी हैं? क्या वो इस करियर ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं? जी देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ही ज़्यादा। इसमें हम श्योरिटी नहीं कह सकते कि हमें मतलब एक आय का साधन इसमें ज़रूर मिलेगा जी, बट कोशिश करेंगे तो ज़रूर, क्योंकि मैंने भी कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरा आय का साधन इसी में बनेगा। जो शौक़ था, करना तो था, बट कैसे होगा ये, तो ये कोशिश बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसमें आपको आय के साधन ये नज़र आएंगे कि आप फ्रीलांस वर्क कर सकते हो, या कमीशन वर्क कर सकते हो, या पोर्ट्रेट्स का काम करके मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। फिर दूसरी लाइन ये है कि जब विदेशों में आपके जो पेंटिंग्स के एक इतने शो करो कि वो ऑक्शन बेस तक पहुँचे। तो ऑक्शन बेस तक जब गैलरीज़ में आपकी देश विदेश में नाम होगा, गैलरीज़ में आपकी पेंटिंग जाएगी, गैलरीज से ऑक्शन हाउस तक जाएगी, तो शायद बहुत अच्छा हो सकता है। जी, हमने देखा भी था अभी स्क्रीन पे कि किस तरह से आपकी अलग अलग जगह पे प्रदर्शनियां लगी हैं और लोग बहुत देखने आ रहे हैं, और वहीं से आपका इनकम का भी साधन बनता है। क्योंकि पेरेंट्स के मन में हमने हमेशा देखा है कि बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि मेडिकल लाइन, इंजीनियर लाइन, या इसी में प्रोफेशन बनाएं, और आर्ट को कहीं ना कहीं कभी निगलेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन आपने बताया कि किस तरह से इसमें आगे भी बढ़ा जा सकता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन इस आर्ट में आने के लिए कौन है? सबसे बड़ी इंस्पिरेशन दो ही व्यक्ति है मेरी ज़िंदगी में, तीन मान के चलता हूँ मैं, अब तो चार भी हैं। जब मैंने जन्म लिया था तो शायद भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद भी साथ में रहा है, और जब मैं जन्म लेने के बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ, समझता हुआ, मैं कलर की बात बता रहा था आपसे पहले भी, तो मेरी जो ग्रैंड मदर थी उनका सहयोग इसमें रहा है। उन्होंने मुझे देखा था कि इसका ध्यान सिर्फ कलर्स में रहता है, तो एक बार उन्होंने मुझे एक सीनरी बना के दी थी मेरे ही स्केच पेन से, कलर से, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वहाँ से उन्होंने मुझे ज़्यादा फोर्स किया कि इस तरफ ठीक है, ये अच्छा कर रहा है, करो इसको। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उसके बाद माता पिता, उन्होंने भी उसके ऊपर सपोर्ट किया। फिर जो मेरी अर्धांगिनी जी, उनका भी सपोर्ट इसमें बहुत रहा हुआ है कि आपको ये करना ही पड़ेगा जी। ठीक है, कुछ करने के लिए कुछ खोना भी पड़े, कोई बात नहीं, बट लेकिन आपको जहाँ तक पहुँचना है आप पहुँचिए, हम आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्या बात है। मुझे बड़ा अच्छा लगा जान के धनंजय जी कि कहते हैं ना, बचपन में ही अगर किसी के टैलेंट को पहचान लिया जाए, उसको सही डायरेक्शन मिल जाए, वो काफ़ी बुलंदियों पे पहुंच जाता है। जैसे आज आप हमारे साथ बैठे हैं और बात कर रहे हैं अपनी कला के बारे में, तो आपके चाहे वो दादी माँ रहे, आपके पिता रहे, आपकी अर्धांगिनी है, इन सभी के सहयोग से आप यहाँ पहुँचे हैं। अब हम अपने दर्शकों को भी आपकी कुछ चित्रकला के प्रदर्शन दिखाना चाहेंगे, और हम देखेंगे कि किस तरह से आपने रंगों से ये खूबसूरत सी
प्रदर्शनी हमारे सामने प्रस्तुत की है। जी। जी, हमने देखा कि कितनी ही बेहतर प्रदर्शनी है आपकी चित्रकला की। आपने बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बनाई हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब ये तस्वीरें आप बनाते हैं, इसका बनाने का क्या प्रोसेस रहता है? इसका बनाने का प्रोसेस हर पेंटिंग का अलग अलग प्रोसेस है। आप स्केचिंग कर रहे हो, उसका प्रोसेस अलग से रहता है। स्केचिंग में आपको लाइनिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो स्केचिंग, शेडिंग, उसमें हर एक चीज़ को कैसे कैच करना है, कंपोजिशन अच्छी रहनी चाहिए, मतलब डीपली कितना जाना है आपको, शेडिंग कहाँ पे आपको डार्क, लाइट, मीडियम, इस तरह से स्केचिंग का प्रोसेस रहता है। और एक्रेलिक में आपको कलरिंग का प्रोसेस है, कलर मिक्सिंग का प्रोसेस है, वो ध्यान में रहना चाहिए, कंपोजिशन का। इससे पहले तो स्केचिंग का इसी में ही पहले हम स्केचिंग करते हैं, उसके बाद कलरिंग करते हैं, जो भी रहता है प्रोसेस। तो इन प्रोसेस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऑयल कलर्स का अलग से प्रोसेस रहता है कि हमको कितना इसको लाइट टू डार्क कितना लेके आना है, डार्क टू लाइट। ऑयल का जो प्रोसेस डार्क टू लाइट रहता है, वाटर कलर का लाइट टू डार्क रहेगा। अच्छा। इसका दोनों का थोड़ा सा अलग अलग प्रोसेस रहता है। तो वाटर कलर में ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा पेपर ज़्यादा पानी भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि शीट्स ख़राब भी होती है। तो हर एक चीज़ ऑब्जर्वेशन, कलर कितना ऑब्जर्व कर रहा है, कौन सा कलर मैंने कैसे मिक्स किया, क्योंकि वाटर कलर में कोई चांस नहीं रहता है। सबसे डिफ़िकल्ट मीडियम है ये, इसमें कोई चांस नहीं है। एक बार जब हमने वर्क कर लिया तो वो कर लिया, फाइनल है वो। फिर बेशक शीट ख़राब हो जाए, आपको नेक्स्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन वो ठीक नहीं हो सकता है। ऑयल एक्रेलिक का ये रहता है कि थोड़ा सा हम इस पर हल्की सी मिस्टेक हो गई तो उसको हम वाइट मिक्स करके किसी और कलर शेड के साथ थोड़ा सा उसको अनविजिबल करके फिर से उसकी नई विजिबिलिटी निकाल सकते हैं। इस तरह तो से काफ़ी टेक्निकलिटीज़ का ध्यान रखना पड़ता है बनाने के लिए। ये कोई आसान काम नहीं है। आप कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स के नाम बता सकते हैं हमारे यंगस्टर्स को कि वो आगे फाइन आर्ट्स में आगे बढ़ना चाहें, इसमें करियर बनाना चाहें, तो कहाँ से वो अपनी ऐसी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं? वैसे तो गवर्नमेंट जितने भी कॉलेजेस है इंडिया में बहुत अच्छे हैं। शांति निकेतन बहुत अच्छा है, MIT यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, GDC आपका ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, आर्ट कॉलेज चंडीगढ़ बहुत अच्छा है। मतलब अपने अपने थोड़ा सा फाइनेंशियली देख के मतलब गवर्नमेंट का निकालेंगे तो बहुत अच्छा है। फिर आगे जाके आपको फिर से इसी में खुद कोशिश करनी पड़ेगी। जी, धनंजय जी, जैसे कि हम जानते हैं कि आपने राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिमाचल की संस्कृति को आगे बढ़ाया है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में, इटली में, जापान, थाईलैंड, दुबई, बैंकॉक, ऐसी कितनी ही कंट्रीज़ में आप जा चुके हैं, आपकी कला का प्रदर्शन वहाँ हो चुका है। आप अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताएं कि किस तरह से आप हिमाचल की संस्कृति को आगे ले जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारी संस्कृति है वो बहुत ज़्यादा धनी है। मुझे इसको आउट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट करना था, इंडिया को रिप्रेजेंट करना था, अपनी संस्कृति और कल्चर को रिप्रेजेंट करना था, प्रमोट करना था। ये मेरा इंटरेस्ट रहा है जब से परे मुझे पेंटिंग समझ में आई है कि पेंटिंग क्या चीज़ है, पेंटिंग के ज़रिए क्या हो सकता है। फिर इसको धीरे धीरे मतलब आपके जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय धीरे धीरे बाहर निकलता गया।
इसका एक्सपीरियंस मुझे धीरे धीरे ये रहा है, कई बैड एक्सपीरियंस भी रहे हैं, कई गुड एक्सपीरियंस भी रहे हैं। रास्ते में कई ऐसे इंसान भी मिले हैं कि मतलब जो गलत रास्ता भी दिखाते हैं, कोई अच्छा रास्ता भी दिखाते हैं। तो जो बाहर लोग इस चीज़ को देखते हैं, जब हम शो करते हैं, तो लोगों को ये संस्कृति बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमें इस चीज़ का मिलता है। मेरा ये मोटो था कि ये संस्कृति जो हमारी है, ये हमारी बहुत धनी है, इसको हमने आउट ऑफ इंडिया शो करना है। तो लोगों को लगे कि एक इंडिया के हिमाचल भी एक ऐसा कोना है जहाँ पे मतलब इस तरह की संस्कृति देखने को मिलती है, और साथ में टूरिज़्म भी यहाँ का बढ़ेगा। मेरी ये सोच थी, इस तरह से मैं चल रहा हूँ। टूरिज़्म बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, और हमारी हिमाचल की संस्कृति भी काफ़ी आगे जाएगी, और इनकम के सोर्सेज भी यहाँ पर बढ़ेंगे। विदेशी यहाँ आए देखने के लिए। हम विदेश जाते हैं, बट हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति को रिप्रेजेंट करें, दिखाएं। बट हमारा ये रहता है कि विदेश के जो लोग हैं वो हिमाचल आए इस संस्कृति को देखने। हाँ, हमारा जो इनकम का सोर्स है हिमाचल का और ज़्यादा बढ़े, ये मतलब मेरा मोटो है। और इसके जो रास्ते के बीच में जो मुश्किलें आई है, वो तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। एक बार की बात है कि बैंकॉक की बात है, तो जब मैं दुबई गया था तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट थे। तो उस टाइम होता पहली बार विदेश गया 2019 में। तो वहाँ जाके जब देखा था तो ऐसा लगा था कि साथ में कोई है, तो उतना थोड़ा सा लाइटली लेता इंसान, क्योंकि अकेले कुछ नहीं करना पड़ रहा है, वहाँ पे हमारे साथ सपोर्ट है। बट जब मैं बैंकॉक अकेला उसके बाद 20 में गया था, तो मुझे बहुत मुश्किलें भी आई थी। जैसे मान लो कि जो यहाँ से मेल होके, कोरियर होके पेंटिंगें जाती है वहाँ पे एयरपोर्ट से, तो हमें वो कैसे वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाके हमने रिसीव कैसे करनी है। उसका कोरियर ऑफिस कहीं और होगा, हमारा सामान कहीं और आएगा। तो कोरियर ऑफिस ढूंढना था, तो मैं इंग्लिश में बात करूं तो उसको इंग्लिश ना आए, वो थाई में बात कर रहा है, तो वो थाई में बात कर रहा है, तो मुझे उसकी समझ ना आए लैंग्वेज। तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था, बहुत ज़बरदस्त मुश्किल था जी। और हम स्क्रीन पे भी देख रहे थे कि आपकी कितनी सुंदर पेंटिंग्स जो आपने अब्रॉड में भी दिखाई हैं, और बड़ी प्यारे से रंग भरे हैं उनमें। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम इन पेंटिंग्स की बात करते हैं, इन चैलेंजेस की बात करते हैं, तो ज़रूरी है कैसे हम इनको ओवरकम करें और आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि यंगस्टर्स भी हैं जो इसमें अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। किस तरह से आप उनको मोटिवेट करेंगे कि चैलेंजेस तो हैं लेकिन आगे बढ़ते रहना चाहिए? मेरी यही कोशिश रहेगी, आप इसी लाइन पे चलते रहिए कि रास्ते बेशक कैसे भी हो, मंजिल हमेशा खूबसूरत ही रहेगी जी। और नेक्स्ट जनरेशन के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ जी। इत्र की खुशबू से अपने आप को खुशबू से मतलब फुलफिल ना रहे। आपको इत्र की खुशबू जो है मतलब वो चरित्र से निकलनी चाहिए। क्या बात कही, ठीक है जी, बहुत बड़ी बात। तो चरित्र से खुशबू तभी निकलेगी जब आप कुछ ऐसा करोगे कि आपको बस आपका नाम ही काफ़ी हो जी। हमें किसी ब्रांड को नहीं लेके आना अपने पास, हमें खुद ब्रांड बनना है। तो धीरे धीरे ये कोशिश करते रहो, ज़िंदगी में आप ज़रूर वहाँ तक पहुँचोगे। ये परफेक्ट है, ये डन है, 100% है, पहुँचेंगे बिल्कुल। क्योंकि जब मैं अपने रास्ते में ये चीज़ें देख रहा हूँ तो धीरे धीरे जो है सफलता वो मिलती जा रही है। बिल्कुल, स्ट्रगल बहुत है। आज की जनरेशन क्या है कि बहुत जल्दी मतलब सफलता, यस, इजी वे में नहीं, उसी यू टर्न वे में लो आप, तो आप पहुंच जाओगे। बस मेहनत करनी, छोड़नी नहीं है। आपने बहुत सही बात की कि अगर हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो डेफिनेटली सफलता कदम चूमेगी, और जो भी हम मंजिल हासिल करना चाहते हैं वो भगवान भी हमें वो ब्लेसिंग्स देते हैं उस टाइम, और हम ज़रूर पहुंच जाते हैं वहाँ पे। मैं एक आपसे जो प्रश्न करने जा रही हूँ वो एक आर्टिस्ट के लिए बड़ा मुश्किल सा आंसर होगा देना, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूँगी। आपने इतनी सारी पेंटिंग्स बनाई हैं, आपकी उनमें से कौन सी फेवरेट है और क्यों?
देखिए वैसे तो सारी की सारी पेंटिंग बोलते हैं ना, अपनी बनाई हुई चीज़, चाहे खाना बनाओ आप, पेंटिंग बनाओ या गाना गाओ, अच्छा ही लगता है जी खुद को। बिल्कुल। बट फिर भी मैं शायद वो पेंटिंग स्क्रीन पे अभी शो हो रही है या नहीं हो रही है, दिखा रहे होंगे, क्योंकि जी वो पेंटिंग एक न्यूड पेंटिंग है। ओके। उस पेंटिंग में थोड़ा सा वैसी है, तो उसमें मैसेज, वैसा न्यूड तो नहीं है वो। मतलब एक मलाना, औरत तो मलाना की नहीं है वो, मैंने कहीं से देखा था उसको, मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी कल्पना और की, तो उसमें मैंने मलाना कैप लगाई हुई है उस लेडीज़ को, और वो एक हाथ में उसने बच्चा पकड़ा है अपना, जो दूध पीता बच्चा है, उसका छोटा बच्चा है। अच्छा। और दूसरे हाथ में उसने बकरी का बच्चा, उसको वो दूध पिला रही है अपना, क्या बात है। अपने बच्चे के हिस्से का दूध एक उसको पिला रही है। मतलब इंसानियत उसमें देखो जिंदा है, कितना ज़्यादा है। ठीक है। नहीं तो अपने देखो दूध पीता बच्चा है, वो तो अपने बच्चे को ही पिलाएगी ना, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अपने बच्चे को देगी। बट लेकिन उसने वो प्रायोरिटी नहीं रखी है, उसने वो उसके बारे में भी सोचा। वो इंसानियत आज की डेट में देखने को नहीं मिल रही है। आप देख रहे होंगे रास्ते में, रोड में देखो बैल चले हुए हैं, गाय चली है। जब इंसान का अपना मतलब जो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद लोग छोड़ देते हैं। बिल्कुल। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, मतलब ही इंसान, पता नहीं क्या बात है, ये शायद फितरत ही ऐसी है या जन्मजात से ही ऐसा है कि थोड़ा सा मतलब खत्म हो गया। यस, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमें इंसानियत ज़िंदा रखनी चाहिए अपनी। हम इस दुनिया में आए हैं तो फर्स्ट यही है कि इंसानियत ज़िंदा रखो। उस पेंटिंग में वो इंसानियत ज़िंदा दिख रही है, और मेरे लिए वो बहुत फेवरेट है। आपने बड़ा प्यारा कहा कि जो आपकी फेवरेट पेंटिंग है उसमें एक बहुत ही अच्छा सा मैसेज भी है। खूबसूरती अपनी जगह है, रंग अपनी जगह है, चित्रकला अपनी जगह है, लेकिन जो मैसेज देना चाहते हैं आप, वो मुझे बहुत खूबसूरत लगा कि ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है। फिर आप अपनी ज़िंदगी में जो मर्जी करें, जो आगे बढ़ें, कई चीज़ें हैं वो आप करते रहिए, बट लेकिन इंसानियत होनी वो बहुत ज़रूरी है। जी। और अगर हम इन कलाकृतियों की बात करें, आप इनकी बारीकियों का कैसे ध्यान रखते हैं कि हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए? क्या चलता है आपके उस समय दिमाग में? इसमें सबसे पहले तो स्केचिंग, हमारी स्केचिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, फाइन होनी चाहिए, कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर इसमें बारीकियां ये है कि देखने का नज़रिया बहुत डीपली होना चाहिए। मान लो मुझे आपका पोर्ट्रेट बनाना है, तो एक विदाउट एक्सपीरियंस जो आर्टिस्ट होगा वो उस वे से देखेगा, जो एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट होगा वो बहुत डीपली जाके आपके माथे पे जो लाइट भी पड़ रही है, उस लाइट में भी कौन कौन से कलर दिख रहे हैं वो भी हमें उस पे दर्शाने हैं। तभी वो चीज़ बाहर आएगी ना, तभी वो वही लगेगा जिसको हम एज यूजुअल बना रहे हैं। जी, क्योंकि ये तो बहुत ही बारीकी का काम है, एक एक रंग को समझना, उन्हें उसी तरह से पिरो देना। बहुत खूबसूरत। मैं जानना चाहूँगी कि जब हम ये पेंटिंग्स बनाते हैं, आपको इतना वक्त हो चला है, कितने समय से आप इस कला से जुड़े हैं? वैसे तो मैं बचपन से ही हूँ। मुझे वो दिन भी याद है कि मैं LKG UKG वाली बात की, मैं कलर को फिलअप कैसे करता था। तब से लेकर ही मैं सोचूं तो मेरा सफ़र, नादान था मैं उस टाइम, बट सफ़र जारी था। और अभी भी वो मंजिल तो अभी भी नहीं मिली है। मैं अभी भटक रहा हूँ, रास्ते भटक रहा हूँ, बट लेकिन भटकते भटकते मुझे, मैं सही वे पे धीरे 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 करके चल आगे बढ़ रहे हैं। जी। धनंजय जी, जब हम बात करते हैं, ये कला एक ऐसी है, साधना भी चाहिए, तप भी करना पड़ता है, चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर इनमें रंग अच्छे ना भरे जाएं तो मज़ा नहीं है। आप किस तरह के ब्रांड पर्टिकुलर यूज़ करते हैं अपने पेंट करने के लिए, और क्यों? मैं इसलिए कलरों को, मतलब एक अच्छे कंपनी के कलर्स, जैसे मान लो कैमलिन हो गया, ब्रूस्ट्रो हो गया, तो अभी तो डैनियल स्मिथ वगैरह है, अभी तो वो काफ़ी कॉस्टली है, अभी मैंने उतना यूज़ नहीं किया उन चीज़ों को। तो मैं ब्रांडेड इसलिए कि जब हम किसी चीज़ को हम बना रहे हैं तो उन कलर्स में थोड़ी सी ओरिजिनलिटी रहती है। बिल्कुल।
है ना, थोड़ा सा सस्ती चीज़ वो थोड़ा सा उसी रफ स्टफ़ में आएगी, जितना उसमें थोड़ा सा कॉस्टली उस प्रोडक्ट में जाएंगे तो थोड़ा सा मतलब उसमें अच्छा स्टफ़ मिलेगा। तो जो हम कलर फिलअप करेंगे तो उसमें भी लगेगा कि नहीं यार कुछ ओरिजिनल बन रहा है, इसलिए मैं उन कलरों को यूज़ करता हूँ। जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर हम बात कर रहे हैं इन कलाकृतियों की, इन रंगों की, आपने ऐसा क्यों सोचा कि आपको हिमाचल की संस्कृति, यहाँ की वेशभूषा, यहाँ की कला, इसी को आगे बढ़ाना है, इसी को प्रमोट करना है, कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि हम देखते हैं कि कलाकार तो बहुत ज़्यादा और चीज़ें भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कमर्शलाइजेशन की तरफ ज़्यादा जाना चाहते हैं, तो आपने ऐसा क्यों सोचा? ये चीज़ इसलिए मेरे दिमाग में है क्योंकि हमारी जो संस्कृति है ये बहुत ज़्यादा धनी है जी, ठीक है। इसमें हमारा जो कल्चर है, देखिए देवी देवताओं के पास बहुत अच्छा कल्चर है, परंपराएं देखना कितनी सुंदर है, वेशभूषा कितनी सुंदर है, बहुत कॉस्टली है। मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और ये धीरे धीरे इसको हमने कंजर्व करना है, इसको सेव करना है, इसको प्रमोट करना है। ये कंजर्व तभी होगी जितना हम इसको प्रमोट करेंगे, हम बाहर ले जाएंगे। तो पेंटिंग तो मैं करता हूँ, ठीक है, मैं पेंटिंग मुझे मतलब मेरा प्रोफेशन है, मुझे अच्छी लगती है, बट लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है? अब हर एक आदमी के चेहरे बना के तो उतना इसका अच्छा वो नहीं होगा। तो जो हमारी संस्कृति है, क्यों ना इसको पेंटिंग के ज़रिए अच्छे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया जाए। और ये सिर्फ पेंटिंग के माध्यम से नहीं हो सकता, ये आपका डांस के माध्यम से भी हो सकता है। फोक डांस है हमारा, सिंगिंग है, वाद्य यंत्र है, कई चीज़ें, जो भी आप में क्वालिटी है, आप में अंदर जो भी टैलेंट है, आप उसमें थोड़ा सा अपना कल्चर और ट्रेडिशन को ले चलो, ठीक है। ये फिर अगली जो हमारी जनरेशन है उसको भी दिमाग में यही रहेगा हमेशा के लिए कि नहीं यार, हमारा पीछे से लेकर जो कल्चर है इसको ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल, इसको हमने जिंदा रखना है। हाँ जी, ये आपने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि हमारी हिमाचल की संस्कृति तो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत खूबसूरती है। यहाँ पे संस्कृति की बात करें, कला की बात करें, गीत, लोक संगीत, जितना ज़्यादा हम इसे प्रमोट करेंगे उतना हमारे प्रदेश के लिए अच्छा है। और जिस तरह से आप संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं उसके लिए मैं आपको दाद देना चाहूँगी। मैंने अभी पढ़ा आपके बारे में काफ़ी कुछ और देखा कि आपको कई पुरस्कारों से भी नवाजित किया गया है, तो आप उनके बारे में हमें बताएं कि आपको क्या क्या पुरस्कार मिल चुके हैं। उतने ज़्यादा पुरस्कार तो मुझे नहीं मिले हैं, बट धीरे धीरे एक क्षितिज अलंकार नेशनल लेवल पे मिला था, राष्ट्रीय युवा राष्ट्रीय कला रत्न मुझे राजस्थान में मिला था। तो एक जो फैब्रियानो हमने जीता था 2024 में, 23 में उसकी प्रैक्टिस चल रही थी, 24 में हमने जीता था। मैं उन गुरुओं को भी आज भी याद करता हूँ, रजत बंदोपाध्याय, वो हमारे इंडिया के लीडर थे उसमें, जो इटली में, उसमें भी कल्चर प्रमोट किया था मैंने। जो हमारे ज्वाणी महादेव जी है हमारे कुल्लू में, उनके जो मड़ेगा गुर हैं विद साफा, जो उनका जो पोर्ट्रेट था वो वाटर कलर में हमने प्रैक्टिस करना था, मैंने उस पर प्रैक्टिस किया और उसको ऑनलाइन हमने डाल दिया, तो वो सिलेक्शन होगी। तो मतलब ये इस चीज़ को मतलब विदेशों में वही बात की हमने कैसे प्रेजेंट करना है इस चीज़ को। तो इटली में वो हुआ था, तो वो अमेरिका के टेक्सास सिटी में भी उसको शो किया था। तो यही अवार्ड मेरे लिए मतलब अभी तक रहे हैं ज़्यादा, बाकी छोटे तो चलो चलता रहता है वो तो। जी नहीं, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी हम आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस दे रहे हैं। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और कला को बढ़ाते रहें। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके दिल के बहुत करीब है, तो वो क्या है? ऐसा एक्सपीरियंस तो ज़्यादा तो ऐसा तो दिल के करीब तो सब कुछ है, जो भी ज़िंदगी में कला से जुड़ा हुआ सब कुछ दिल के करीब ही रहा है। बट शिव की जो आराधना है मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा करीब है, वो मरते दम तक साथ चलेगी, हमेशा साथ रहेगी, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी। पेंटिंग करते वक्त भी मुझे भोलेनाथ याद आते हैं। मैं सुबह भी जब भी ऑनलाइन होता हूँ, मैं सबसे पहले बिजली महादेव जी का शिवलिंग
देख के ही मेरा दिन चलता है। जी सुबह शाम दिन रात शिव, पेंटिंग के साथ मेरा शिव जुड़ा हुआ है बस। जी, और भोलेनाथ की बहुत कृपा भी है आप पे। मैं जानना चाहूँगी, ये जब पेंटिंग्स करते हैं आप, बनाते हैं, इसमें बहुत वक्त लगता है। आपको एक पेंटिंग बनाने में कितना वक्त लगता है? देखिए पेंटिंग वो हमारे टाइम, मूड, कई चीज़ें हैं इसमें। हो सकता है आपको 1 महीना भी लगे, 1 हफ्ता भी लगे, 2 दिन भी लग सकते हैं। उसका हम मतलब परफेक्टली आपको बता नहीं सकते कि ये इतना ही समय लगेगा। ये मूड के ऊपर डिपेंड है, आपका माहौल कैसा, आप कहाँ बैठे हो और आपको डिस्टर्ब कर रहा है कोई, या कई चीज़ें, वो चीज़ें ना हो तो जल्दी भी हो सकता है। जी, और अगर हम जॉब पर्सपेक्टिव्स की बात करें धनंजय जी, तो क्या इस क्षेत्र में आगे बढ़कर हम अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। जो अप्लाइड आर्ट वाले हैं वो कई कंपनीज़ में कर सकते हैं उसको अप्लाई, वहाँ पे भी जॉब्स है इसके लिए। टीचिंग लाइन में, टीचिंग लाइन में काफ़ी सारी जॉब्स है अभी भी। KVS NVS की पोस्ट निकली हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट से, आर्ट टीचर्स की, वो उसके ज़रिए हो सकता है इस चीज़ का। बाकी आर्ट है, फ्रीलांस, मुझे लगता है कि जॉब जो है वो आपको बिल्कुल कंजस्टेड करेगी, आपको, आप उसमें कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, तो आपका लिमिटेड जो आपका शौक है, जो आप करना चाहते हो वो लिमिटेड रहेगा, क्योंकि आपको उधर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप फ्री रहेंगे, कहते हैं ना फ्रीलांस वर्क, उसमें दिन रात का अंतर है। जी बिल्कुल। मैं भी कैम्ब्रिज में जॉब करता था एज ए आर्ट टीचर। मैंने इसीलिए ड्रॉप किया है कि मैं अपनी पेंटिंग की तरफ मेरा ज़्यादा ध्यान नहीं जा पा रहा था, मैं वक्त नहीं दे पा रहा था। उसके बाद जो मेरा सफ़र तय हुआ है तो बहुत फ़र्क है, दिन रात का फ़र्क है, चल रहा है धीरे धीरे। क्योंकि ये कला ही ऐसी है, बहुत वक्त मांगती है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। लेकिन ये भी ठीक है कि टीचिंग भी एक अच्छा प्रोफेशन है, आप PhD कर सकते हैं, अपनी रिसर्च कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जी जी बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगी, कोई एक ऐसी एडवाइस जो आपको किसी ने दी और आपने ज़िंदगी भर उसे फॉलो किया और आज तक उसे फॉलो कर रहे हैं, और वो एडवाइस आपको किसने दी है? एडवाइस तो मैं मतलब कोई स्पेशल एडवाइस तो अभी मैं आपको अभी भी कह रहा था कि जो भोलेनाथ जी के पुजारी, उन्होंने मुझे कहा था कि आपको जो पेंटिंग प्रोफेशन जो आपने पकड़ा है वो बहुत अच्छा है। आप पेंटिंग कर रहे हो तो आपको, मुझे लगता है कि किसी कर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आप पेंटिंग करो, यही सबसे अच्छा कर्म है, इसी में भोले की भक्ति है, इसी में ही मतलब आपके अच्छे कर्म हैं। ये मेरे दिमाग में, जहन में हमेशा चलती आ रही है, अभी तक चली है। बाकी माता पिता, घर वाले तो रोज़ ही एडवाइस करते हैं वो तो चलता रहता है। चलिए, उनका आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी है। बहुत आप चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए एक मैसेज देना चाहेंगे? मेरा सबसे बड़ा यही मैसेज रहेगा कि जो आपका शौक़ है उसको कभी मत छोड़ना, मजबूरी में कोई काम मत करना, ठीक है? आपको शौक़ है, आपको अच्छा लगता है, वही काम करना। ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं है, अपनी लाइफ हम जी रहे हैं, उसमें एक इंटरेस्ट है, एक शौक़ है। ज़िंदगी एक बार मिली है, सिर्फ एक बार, हमें नहीं पता इससे पहले हम क्या थे, इसके बाद क्या होगा, वो हमें किसी को कुछ मालूम नहीं है। और भोलेनाथ की भक्ति करते रहिए, अपने कर्म अच्छे करते रहिए और शौक़ से काम करिए। जो आपका शौक़ है उसी पे काम करिए, आप एक न एक दिन सफल ज़रूर होंगे। जी, ये बहुत अच्छी बात कही। और वो फिल्म का नाम भी है ना, ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा। तो आप ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं, जो आपके शौक़ हैं, उन्हें पूरा कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। धनंजय जी, एक चित्रकला की जब हमने बात की, ब्रश और रंगों के सफ़र में आज आपने जो हमारा साथ दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी में आप इसी तरह से रंगीन बने रहिए, अपने ज़िंदगी में नए रंग भरे। हम आपकी ज़िंदगी में अलग अलग रंगों को लेकर आते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, नए विचारों के साथ आपको जोड़ते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। अब वक्त हो चला है अलविदा कहने का, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय शंकर, जय भोलेनाथ।